टैक्सेबल इनकम में क्या आता है आपका? टोटल इनकम, इससे माइनस करेंगे डिडक्टेबल अलाउंसेस और माइनस करेंगे एग्जेम्प्ट इनकम, तो ये मेरी टैक्सेबल इनकम कहलाएगी। फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया वही रहेगा, ये जस्ट थोड़ा सा रिकैप के तौर पे। और जहां डिडक्शंस का वर्ड यूज होता है वो किस में आता है? हेड ऑफ इनकम में से हर हेड की अर्निंग्स जो उस हेड में कमाना है उसमें से लेस करेंगे डिडक्शंस, तो ये मेरी क्या आ जाएगी? इनकम। और डिडक्शन कौन सी? जो टैक्स अलाउ करता है, वो डिडक्शंस हम लेस करेंगे हर हेड में से, सवाए किसके? सवाए सैलरी के। सैलरी के अंदर कोई भी किसी किस्म की भी डिडक्शन अलाउ नहीं होती। ये हमारा एक मेन वो था। अच्छा, कल मैं जो आपको पास्ट पेपर दिखाना चाह रहा था, एक वो भी देख लेते हैं। ये ऑटम 2018 में क्वेश्चन नंबर 2 बताया था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 यही है। हाँ, ये देखें, क्वेश्चन नंबर 2 उसने पूछा था कि कलीम लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी एंड इट्स अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 30th जून। Kaleem Limited is now considering to change its accounting year from 30th June to 30th September, यानी कि नॉर्मल से स्पेशल में जा रहा है। Under the provision of the income tax ordinance, briefly describe normal, special and transitional tax year। यानी कि उन तीनों की डेफिनेशन पूछ ली, नॉर्मल में की क्या है, स्पेशल की और ट्रांजिशनल की, ये 6 नंबर का। और बी, स्टेट द रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग चेंज इन द टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं अगर नॉर्मल से स्पेशल में कन्वर्ट करना है? तो ये आईकैप का एज इट इज क्वेश्चन है, ये सी पार्ट अभी आप लोगों ने किया नहीं तो इसको इग्नोर करते हैं। अच्छा, अब ये देखिए उसने जवाब कैसे दिया है। नॉर्मल टैक्स ईयर की डेफिनेशन जो आईकैप की बुक के अंदर या अदर बुक्स में से लिखी है, वो स्पेशल टैक्स ईयर की डेफिनेशन और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की डेफिनेशन जैसे बुक में लिखी है वैसे ही आपको यहाँ पे क्रैम करके लिखनी पड़ेगी, याद करके लिखनी पड़ेगी। यहाँ थोड़ी बहुत आप वर्डिंग अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। चेंज ऑफ टैक्स ईयर के अंदर देखें कि इसका उसने जवाब कैसे दिया है। ये वही वाली बातें सारी, लेकिन उसने बुलेट्स में लिख दी। पर्सन शैल अप्लाई इन राइटिंग टू द कमिश्नर, यही पढ़ा था ना, राइटिंग में अप्लाई करेगा। फॉर चेंज इन टैक्स ईयर, कमिश्नर शुड ग्रांट परमिशन ओनली इफ ही सेटिस्फाइड दैट कंपनी हैज अ कंपेलिंग नीड। ठीक है, while giving the permission the commissioner may impose condition as he may deem fit। ठीक है, तो उसने ये 3 बातें उसमें लिख दी। उसमें 2 और बातें लिखी थी, विड्रॉल वाली और भी कुछ लिखी थी। सॉरी हाँ, सेटिस्फेक्शन वाली, विड्रॉल वाली लिखी थी। ठीक है, और अगर वो उसके खिलाफ बात जाती है तो वो बोर्ड को अपील कर देता है। तो वो भी बातें 3 पॉइंट 100 लिखे थे। लेकिन जो हमारी अंडरस्टैंडिंग हो रही थी इसे देख के कि ये उसने पूछा 2 नंबर का था, तो इसने सिर्फ 3 बेसिक पॉइंट्स लिख दिए। अगर यही सवाल उसे 4 नंबर का पूछा होता तो वो मजीद उसके अंदर 2 चीजें और ऐड कर देता। लेकिन आप लोगों को अगर एग्जाम में आता है तो आपने वो जो सारी चीजें वो सारी लिख देनी है। कोई 1-2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि आईकैप का पता नहीं था कि वो सिर्फ यही 3 मांग रहा था, कि वो भी साथ एक्सपेक्ट कर रहा था। तो हमने जो पढ़ी है कंडीशंस, 5 कंडीशंस हमें आती हैं 2 नंबर की, 4 नंबर की, तो एज इट इज उठा के उसी तरह ही लिखते हैं। अच्छा, इसके अंदर एग्जामिनर क्या कहता है जब उसने पेपर देखा? ये जो देखें, जो मैंने ये येलो हाईलाइटेड किया है,
However, many candidates fail to explain the most critical point that to be eligible to use special tax year, it was important to display a compelling need. कहता है compelling need का बताना सबसे ज्यादा important point था जो बच्चों ने नहीं लिखा. Many students were silent in this regard, did not mention anything about the approval of application for change in tax year being dependent on satisfaction of the commissioner. ठीक है, and that बंद हो गया लो बैटरी की वजह से. बहरहाल तो ये उसने साथ में जो मैंने आपको कल बताया भी था कि साथ में उसने एक एक सवाल का आपको वो दिया होता है कि भाई यहाँ पे बच्चों ने ये गलती की, ये चीज़ लिखने वाली थी, ये इंपॉर्टेंट थी. तो एग्जामिनर कमेंट्स आर वेरी गुड टू इम्प्रूव योर स्टडीज़, कि वो आपसे एक्सपेक्ट क्या करता है. तो मैं इंशाल्लाह जहाँ पे जो जो क्वेश्चन हमारे चाह रहे होंगे उसमें जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट एग्जामिनर कमेंट्स होंगे वो आपको इसके ऊपर दिखाता भी रहूँगा. तो कहने का मकसद ये था कि यस, कुछ चीज़ें क्रैम करनी पड़ेंगी थ्योरी में, जैसी आई हैं जैसी लिखी हैं वैसी ही एज इट इज उठा के लिखनी पड़ेगी. कुछ चीज़ों पे सिनेरियो प्लानिंग होगी, सिनेरियो डेवलपमेंट होगी, उस सिनेरियो के मुताबिक हमें जवाब देना पड़ेगा. और 70% पेपर बाकी जो होगा वो न्यूमेरिकल होगा, जिसकी न्यूमेरिकल की हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें लेके चलते हैं. कमिंग बैक इसके ऊपर आते हैं. ये हमारा कल का सारा टॉपिक था. अब ये बंद हो गया चलिए. अब जो आज हमने डिस्कस करना है बेसिकली टैक्सेबल इनकम के अंदर हमने एक बात पढ़ी थी, डिडक्टेबल अलाउंस, कि जो हमारी टोटल इनकम है उसमें से डिडक्टेबल अलाउंस लेस किए जाएंगे. हमारे सिलेबस के अंदर बल्कि इवेंचुअली टैक्स के अंदर डिडक्टेबल अलाउंस 4 या 5, इससे ज़्यादा नहीं है. अभी वो ये ऑन होता है, मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, 4 या 5 डिडक्टेबल अलाउंस है, जिसमें से मैं अगर आपको बताऊं तो एक है ज़कात, एक है WWF, एक है WPPF और एक है एजुकेशन, ऑन एजुकेशन, चिल्ड्रंस एजुकेशन. ये लिखा हुआ है बुक के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ अभी बुक में कहाँ पे. फिलहाल मैं ये कॉन्सेप्ट छोटे छोटे ICAP की बुक से बता रहा हूँ ताकि एक दफा रवानी में आ जाए तो फिर हम कोई और बुक अडॉप्ट कर लें. तो ये बेसिकली 1 2 3 4 डिडक्टेबल अलाउंसेस हमारे सिलेबस के अंदर हैं. बल्कि सिलेबस के अलावा अगर मैं वैसे कहूँ कि ओवरऑल है तो यही है. तो हम लोगों ने ये पढ़ने हैं कि इसमें से कौन से हमने उसकी कैसी कैसे ट्रीटमेंट करनी है. दूसरी बात जो जहन में रखने वाली है वो ये है कि जो कैफ 2 लेवल है, हमारा जो लेवल है, इसके ऊपर कंपनी के न्यूमेरिकल्स टेस्ट नहीं है आपके सिलेबस में. जिस तरह एक इंडिविजुअल है उसकी टैक्स की सारी रिटर्न्स वगैरह बनती है, इस तरह कंपनी भी अपनी हर साल या क्वार्टरली रिटर्न्स बनाती है. ठीक है, तो हमारे सिलेबस में कंपनीज के न्यूमेरिकल टेस्ट नहीं किए जाएंगे, इंडिविजुअल्स के ही सिर्फ टेस्ट किए जाएंगे. तो कंपनीज, ये जो 2 बातें हैं WWF और WPPF, ये ज्यादा ये रिलेट ही कंपनी से करती है. तो ये न्यूमेरिकली तो टेस्ट नहीं होगा, लेकिन इसकी थ्योरी को एक एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है ये है क्या. सही है. तो क्योंकि ICAP ने कोर्स में डाल दिया है तो ये थ्योरी को थोड़ा सा इसका के पूछ सकता है कि WWF क्या है और WPPF क्या है. वैसे इसका न्यूमेरिकली हमें कोई सवाल नहीं आएगा. ठीक है, तो ये कंपनी से रिलेट करता है. ज़कात क्या है, जो हमें पता है, जो एक हमारा इस्लामी फरीज़ा भी है कि ज़कात पे करना. अच्छा, अब क्वेश्चन में जब आपको वो बताए, फॉर एग्जाम्पल हमने वर्किंग की तो टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम साल की 15 लाख आ गई. क्वेश्चन में उसने बता दिया कि इस बंदे ने 1 लाख रुपए की ज़कात दी है. ठीक है, तो हमारे माइंड में सबसे पहली बात ये आनी चाहिए कि ज़कात एक डिडक्टेबल अलाउंस है.
तो अगर डिडक्टेबल अलाउंस है तो मैं इस टोटल इनकम से लेस कर दूंगा ज़कात 1 लाख रुपया। और अगर एग्जाम्प्ट इनकम नहीं है तो कुछ भी लेस नहीं करूंगा, तो मेरी टैक्सेबल इनकम जो है दैट विल बी 14 लाख। ठीक है, तो ज़कात अगर क्वेश्चन में दी गई है तो उसकी ये ट्रीटमेंट है कि वो डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे ट्रीट होता है और उसको हम टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंस को लेस करेंगे और टैक्सेबल इनकम आएगी। अब मैंने जो टैक्स पे करना है उस पर्सन ने वो इस इनकम के ऊपर पे करना है। ठीक है, अब उस पर्सन ने जो टैक्स पे करना है वो इस इनकम पे करना है। इसके रेट्स कौन सा लगेगा, कब लगेगा, कितना लगेगा, उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ज़कात के बारे में कुछ कंडीशंस हैं। ज़कात ये जो पे की जाती है ये ज़कात दी जाती है अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। टैक्स वाला वो ज़कात मानता है जो ज़कात पे की जाए इस ऑर्डिनेंस के तहत। क्वेश्चन में ये बात बताई गई होगी कि जो ज़कात का 1 लाख रुपया पे किया है दैट इज पेड एज ए अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। ये क्वेश्चन में बताया गया होगा। अगर क्वेश्चन में साइलेंट है, नहीं बताया, तो हम फिर भी यही एज्यूम करेंगे कि ये ज़कात वो है जो ज़कात पेड की है अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। ठीक है, स्पेसिफिकली लिखेगा कि भाई नहीं पे की, फिर हम कहेंगे अच्छा आप इसकी क्या ट्रीटमेंट है। तो जोन सी ज़कात को एज ए डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे लेना है, पहला असूल तो ये है कि वो ज़कात पे हो अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो ये जरूरी है। और अगर साइलेंट है क्वेश्चन में तब भी हम यही कहेंगे कि इसी ऑर्डिनेंस के तहत पे हुई है, तो हम यहां पे एज ए डिडक्शन के लेंगे। ठीक है, दूसरी बात, ज़कात अगर कैश में पे की गई है तो फिर हम उसे डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे नहीं लेंगे। अगर क्वेश्चन में ये लिख दे कि ये जो ज़कात है ये कैश में पे की गई है तो उसको डिडक्टेबल अलाउंस के लिए ट्रीट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तीसरी बात, वो ये कह दे कि जी ज़कात, ये नहीं लिखा हुआ कि ज़कात पे की गई है अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, बल्कि ये लिखा हुआ है कि जी उसने किसी फैमिली मेंबर को ज़कात दे दी, अपने किसी हमसाये को दे दी, अपने किसी रिश्तेदार को दे दी, तो तब भी इस ज़कात को एज ए डिडक्टेबल अलाउंस ट्रीट नहीं किया जाएगा। तब भी इसको एज ए डिडक्टेबल अलाउंस ट्रीट नहीं किया जाएगा। ये सारी कंडीशन जैसे लगा क्यों रहा है, क्या ख्याल है आप लोगों का? वो किसी को भी दे दे जिसका प्रूफ ना हो, मिसाल के तौर पे कैश में ज़कात दे दे, तो कैश में ज़कात देने का क्या सबूत है? कोई भी नहीं है, लॉ के पास कोई नहीं है। वो कहे कि मेरे मामला अल्लाह ताला के साथ है, फिर तो एक अलग बात है, लेकिन टैक्स वाले ने तो प्रूफ मांगना है ना। तो अगर वो ये कह दे जी मैंने लाख रुपए की ज़कात कैश में दी है, तो वो कहेंगे कि भाई ये तो वो है ही नहीं, कैश की दर क्या सबूत है, कोई रसीद है, रसीद किसी के भी बना लो। तो हम आपको वो लेस करने की इजाजत नहीं दें। क्यों? क्योंकि देखिए डिडक्टेबल अलाउंस वो चीज है जो डायरेक्ट हिट करती है टैक्सेबल इनकम को, ऐसे ही है ना। और अगर टैक्सेबल इनकम कम होगी तो जाहिर बात है टैक्स लायबिलिटी भी कम होगी। टैक्स लायबिलिटी कम होगी तो गवर्नमेंट को टैक्स कम जाएगा, गवर्नमेंट को टैक्स कम जाएगा तो गवर्नमेंट नाराज होगी। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि टैक्सेबल इनकम जो है वो बिला वजह वो कहते हैं हिट ना हो ऐसी बातों से जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। उन्होंने तो अपने प्रॉपर कंट्रोल्स लगाने हैं
इसी तरह किसी रिश्तेदार को ज़कात देंगे, फलाने को दे दी, फलाने को दे दी, फलाने दोस्त को दे दी, तो उसको भी वो नहीं मानती। आप आपस में ज़कात दे के टैक्सेबल इनकम रिड्यूस कर लें, आप एक को दे दे 2 लाख, वो आपको दे दे 3 लाख, सही है। तो आपकी टैक्सेबल इनकम ही उसने 2 लाख से कम कर दी, उसने 3 लाख से कम कर दी। तो ये जो टैक्सेबल इनकम है, इसके कमी की हिट गवर्नमेंट बर्दाश्त नहीं करती, ठीक है। तो इस वजह से इसके जो रूल्स हैं वो थोड़े सख्त है। हाँ, शरीयत में दे सकते हैं आप, बिल्कुल दे सकते हैं, जो हकदार है उन्हें दे सकते हैं, हकदार को, ठीक है। अच्छा, एक और बात, मुझे एक बात बताएं, टैक्सेबल टोटल इनकम 15 लाख है, टोटल इनकम 15 लाख है, तो क्या ज़कात 16 लाख हो सकती है? कितने लोग कहते हैं नहीं हो सकती? हाथ खड़ा करें यार, हाथ खड़ा करें जितने कहते हैं कि नहीं हो सकती। अच्छा, नहीं बोला ज्यादा था, हाथ कम खड़े कर रहे हैं। अच्छा, कितने कह सकते हैं हो सकती है? 15 लाख तक हो सकती है। मैं 16 की बात कर रहा हूं। अगर आपकी टोटल इनकम 15 लाख है, भाई साइलेंस साइलेंस, आपस में नहीं बात करें। अगर आपकी टोटल इनकम 15 लाख है तो ज़कात 16 लाख हो सकती है कि नहीं? अच्छा चले मैं बताता हूं। ज़कात आपकी इनकम से ज्यादा हो सकती है, हो सकती है। क्यों? एसेट्स पे क्रिएट होती है। ज़कात की जो कैलकुलेशन है 2.5% की, जो हमारी शरीयत में भी कैलकुलेशन है 2.5% की, वो किस पे है? आपकी वेल्थ पे है, ठीक है। आपकी वेल्थ पे है कि एक तारीख को, हर साल उसी तारीख को आपकी वेल्थ कितनी है। वेल्थ में क्या आता है? एसेट्स आते हैं। एसेट्स में क्या आता है? आपका स्टॉक आता है, आपका कैश आता है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह इस तरह की चीज़ें, ये चीज़ें उसमें आ रही होती हैं। तो गोल्ड वगैरह आता है। तो ये 2.5% की जो कैलकुलेशन होती है ज़कात की, ये आपके एसेट्स पे होती है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक बंदे की टोटल इनकम 15 लाख हो और ज़कात 16 बन जाए, ठीक है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अच्छा, अगर ये सिनेरियो बन गया तो मेरी टैक्सेबल इनकम क्या हो जाएगी? क्या ये ठीक है? कितने लोग कह रहे हैं ठीक है? और फिर हाथ कम नहीं खड़ा करना। अच्छा, एक बात याद रखें, एक और असूल, जो टैक्सेबल इनकम है कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए, ऐसा सिनेरियो हो जाए, तो टैक्सेबल इनकम हद 0 होगी। अगर डिडक्टेबल अलाउंस आपका बढ़ जाए, ज़कात के अलावा जो बाकी डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं ये तो कंपनी के हैं ना, तो इंडिविजुअल के पास तो एक ये है और एक ये है। ये तो वैसे ही इतना थोड़ा डिडक्टेबल अलाउंस है कि आपको जब पढ़ाना है तो आपने कहना सर ये ना ही देते तो अच्छा था, ठीक है। ये जब हम पढ़ेंगे तो ज़कात के, एक ज़कात है और एक ये इंडिविजुअल के पास है, तो इसमें तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि ये टोटल इनकम से बढ़ जाए। इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये टोटल इनकम से बढ़ सके। तो एक असूल याद रखिएगा हमेशा कि अगर आपकी डिडक्टेबल अलाउंसेस बढ़ जाएं टोटल इनकम से, तो जो टैक्सेबल इनकम होती है वो 0 तक हद जाती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो टैक्सेबल इनकम आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ये असूल है। अच्छा, अब अगर ये टैक्सेबल इनकम नेगेटिव नहीं होती तो ये ऊपर वाले लाख का क्या करूं?
ये जो लाख ज़कात एक्स्ट्रा दी है, इस लाख का क्या करें? लाख ज्यादा दे दिया ना, तो इसका क्या करें? लॉ ये कहता है ये 1 लाख ना अगले साल जाएगा, कैरी फॉरवर्ड होगा, ना ये इस साल एडजस्ट होगा, ना ये पिछले साल में एडजस्ट होगा। ये आपका और अल्लाह का मामला चला गया। तो ये जो एक्सेस दे दिया है, ये जो एक्सेस दे दिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो एक्सेस दे दिया है ये ना कैरी फॉरवर्ड होगा, कैरी फॉरवर्ड मतलब जो अगले साल चला जाए, ना कैरीड बैक होगा यानी कि पिछले साल में, और ना करंट ईयर में एडजस्ट होगा। ठीक है, लास्ट वालों को समझ लग रही है आपको? आपको क्लैरिटी है? नजर आ रहा है? यहां से नहीं नजर आ रहा? आपको भी नहीं आ रहा? पहले बताते, मैं इधर लिखता रहूं। बता दिया, अगर आप लोगों का विजन क्लियर नहीं हो रहा तो बता दिया करें, मैं इधर लिख दिया करूंगा। मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपको नजर आ रहा है। इधर आएगा नजर? कौन से वाली? उससे फिर नहीं नजर आएगा। अब मैं नजर आ रहा हूं? मैं तो नहीं घूम गया। अच्छा, तो ये हम बात कर रहे थे, ये जो एक्सेस लाख है, ये 1 लाख जो है ज़कात का जो एक्सेस लाख है, ना कैरीड फॉरवर्ड होगा, ना कैरीड बैक होगा, और ना करंट ईयर में एडजस्ट होगा। ठीक है, तो ये ज़कात से रिलेटेड जो है डिडक्टेबल अलाउंस हमने जो पढ़ा, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब जरा हम बुक में हम देखते हैं कि ये हम जो 2 दिनों से पढ़ रहे हैं, ये बुक में है भी कि नहीं। जी हाँ जी, नॉट कोई जरूरत नहीं। ये होते क्या है ये पता है? हाँ, मैं बता भी देता हूँ। अच्छा, ये जो आपकी हेडिंग्स में 7 सेक्शंस लिखे हैं, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली जो ओरिजिनल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसका जो सेक्शन है उसका रेफरेंस यहाँ पे दिया होता है। कई दफा आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 नंबर लिखा होगा, यहाँ के नीचे नजर है। कई दफा इसके अंदर 2 नंबर लिखे होंगे, जैसे ये लिखा, जैसे सेक्शन 11 का मतलब सेक्शन 11 लिखा है, यहाँ देखें 2 लिखे हैं। इसका मतलब ये है कि दूसरा सेक्शन उसका 29वां सब सेक्शन। अगर आप लॉ की बुक खोलेंगे, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बुक खोलेंगे, तो उसमें सेक्शन 2 के अंदर 29वां जो पॉइंट होगा वो इनकम को डिफाइन कर रहा होगा। ठीक है, और अगर अकेला लिखा हो तो वो सिर्फ वो उसके अंदर एक ही पॉइंट होगा। अच्छा जी, हेड्स ऑफ इनकम जो आईकैप की बुक के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन है, ये 4 या 5 हेड्स ऑफ इनकम है। यहां पे वो क्या लिखता है? द इनकम ऑफ अ पर्सन अंडर अ हेड ऑफ इनकम फॉर अ टैक्स ईयर shall be the total of the amounts derived by the person in that tax year that are chargeable to tax। एक हेड ऑफ इनकम के अंदर जो उसकी अमाउंट है वो कैसे बनेगी वो बता रहा है। सम ऑफ अमाउंट्स चार्जेबल टू टैक्स अंडर एनी पर्टिकुलर हेड। अगर वो बिजनेस का हेड है
तो उसमें जो ऐसी अमाउंट जिस पे टैक्स लगना है उसका रेवेन्यू होगा, ठीक है। तो जिस पे टैक्स लगना है वो एज रिड्यूस्ड बाय द टोटल डिडक्शन, और उसको कम किया जाएगा किससे, डिडक्शन से। तो जो रिजल्ट आएगा वो इनकम कहलाएगी, ठीक है। ये बस उसने बात को इस तरह से लिखा है। ये नीचे इलस्ट्रेशन दे दी है कि सम ऑफ द अमाउंट्स, ऐसी अमाउंट्स चार्जेबल टू टैक्स, जिन पे टैक्स लगना है किसी भी पर्टिकुलर हेड पे, उसमें से लेस कर देंगे डिडक्शंस। डिडक्शंस क्या है, खर्चे। कौन से खर्चे, अलाउड खर्चे इन द रेलिवेंट हेड। बिजनेस का खर्चा जो बिजनेस के हेड में अलाउ है, सही है। हमने पढ़े ना हेड्स ऑफ इनकम, 5 हेड्स ऑफ इनकम है। हर हेड ऑफ इनकम का खर्चा उसी हेड ऑफ इनकम में करने की इजाजत है। ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर्टी का खर्चा बिजनेस के खर्चे से लेस करें, ये बात याद रखनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का खर्चा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से लेस करें। जो अलाउएबल खर्चा जिस हेड का है वो उसी हेड में ही लेस करने की इजाजत है। ये भी हम पढ़ेंगे सारी डिटेल में। बहरहाल ऐसी इनकम, ऐसे अमाउंट जिसमें टैक्स लगना है उसको कम कर लेंगे, जो खर्चे अलाउएबल है, तो जो रिजल्ट आएगा वो मेरा इनकम कहलाएगा, ठीक है। ये उसने इसको डिफाइन किया है, लॉ में भी इसी तरह ही डिफाइन किया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको ये बताया कि ऐसा हो सकता है जैसे इनकम फ्रॉम बिजनेस का एक हेड है। इनकम फ्रॉम बिजनेस में जो उसने कमाया, जो उसने रेवेन्यू लिया, वो 100 रुपया था रेवेन्यू। इसमें अलाउएबल खर्चा मैं अज्यूम करता हूं कि 80 था, अलाउएबल डिडक्शन। तो इनकम कितनी बनी, 20। ये इनकम मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस में शो कर दूंगा, जो टेबल आपको बताया उसके अंदर 20 रुपए लिख दूंगा जाके, ठीक है। और ये वर्किंग में कर रहा हूं उसकी वर्किंग्स में 20 रुपए निकाला और उधर वहां जाके लिख दिया। वर्किंग में मैं ये डिटेल लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि रेवेन्यू कमाया 100 रुपया और खर्चे हो गए अलाउएबल 110। 10 का क्या बन गया, लॉस, ठीक है। खर्च, बिजनेस में लॉस भी तो होता है ना, ठीक है। तो ये जो लॉस है, ये लॉस यहां पे इस तरह से उठ के 10 के लॉस से नहीं जाएगा, ठीक है। यहां पे इनकम में 0 आ जाएगा। लॉस की ट्रीटमेंट एक अलहदा से चैप्टर है, चैप्टर 11, उसमें सारे हेड्स का लॉस की ट्रीटमेंट बताई गई है कि अगर एक बिजनेस हेड में लॉस हो जाए तो क्या करना है। तो ये हम उसमें पढ़ेंगे। अभी बताने का मकसद ये है कि हम कल से बात कर रहे हैं इनकम इनकम इनकम। तो इनकम तो उठ के यहां जाएगी। देयर इज अ चांस कि एक हेड में अलाउएबल डिडक्शन बढ़ जाए तो उसमें लॉस भी हो सकता है, और लॉस की ट्रीटमेंट अलहदा से टैक्स ने बताई है। तो यहां पे मेन पेज पे हम इसको नील लिख देंगे और उसकी ट्रीटमेंट उसके मुताबिक करेंगे, ठीक है। यानी कि जब हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे टोटल इनकम की, उसके अंदर उसको वहां पे नील लिख देंगे और आगे फिर उसकी जो है अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट्स करेंगे। इफ द टोटल डिडक्शन अलाउड टू अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर अंडर अ हेड ऑफ इनकम एक्सीड द टोटल अमाउंट्स, टोटल डिडक्शन बढ़ गई टोटल अमाउंट से, डिराइव्ड बाय द परसेंट टैक्स ईयर चार्जेबल टू टैक्स, ऐसी अमाउंट से जिस पे टैक्स लगना था, द पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज ए सस्टेनिंग अ लॉस। सिंपल सी बात है, खर्चा बढ़ गया इनकम से तो लॉस आ गया अंडर दैट हेड, उस पर्टिकुलर हेड के अंदर। बिजनेस की बात है तो बिजनेस में, कैपिटल गेन की बात है तो कैपिटल गेन में। फॉर दैट टैक्स ईयर ऑफ एन अमाउंट अंडर द हेड फॉर द टैक्स ईयर ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू द एक्सेस।
जितना बढ़ गया, यहां पे 10 रुपए बढ़ गया तो इट मीन्स कि उसे 10 रुपए का लॉस हो गया। अ लॉस फॉर अ हेड ऑफ इनकम फॉर अ टैक्स ईयर shall be dealt in accordance with the part 8 of the chapter 3 of the income tax ordinance। वो कहता है कि वो उसकी ट्रीटमेंट आपको बाद में बताऊंगा। यहां कॉन्सेप्चुअल के अंदर उसको कॉन्सेप्ट देने का मकसद ये है कि भाई सिर्फ इनकम ही नहीं आती, लॉस भी हो सकता है, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट अलग है। इनकम को तो हम ऐड कर देंगे, लॉस की ट्रीटमेंट अलग है। आगे चले। टोटल इनकम हमने पढ़ा कि टोटल इनकम क्या है। टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी दी सम ऑफ, इकट्ठा करना है किसको, पर्सन इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम, सारे हेड्स की इनकम को प्लस करेंगे, एंड पर्सन इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है, जो उसकी एग्जेम्प्ट इनकम है उसको, इनको और इसको ऐड कर देंगे तो आपकी टोटल इनकम बन जाएगी। टैक्सेबल इनकम, the taxable income of person or tax year shall be the total income other than exempt income। इसलिए टैक्सेबल कैलकुलेट करते वक्त एग्जेम्प्ट को माइनस कर देते हैं दोबारा। ठीक है, और द पर्सन फॉर द ईयर रिड्यूस्ड, उसको कम करेंगे, इसे छोड़े अभी, रिड्यूस्ड उसको कम करेंगे, किससे कम करेंगे, सम ऑफ एनी डिडक्टेबल अलाउंस, क्या पड़े, ज़कात, एजुकेशन वाला, इंडिविजुअल के लिए ये चलेंगे। यानी कि टोटल इनकम एग्जेम्प्ट इनकम के अलावा और उसको कम करेंगे डिडक्टेबल अलाउंस से, तो टैक्सेबल इनकम आएगी। ये क्या लिखा है, टैक्सेबल इनकम नॉट बिलो जीरो। उसको कम करेंगे लेकिन सिफर से कम नहीं करेंगे। वही वाली बात आ गई कि अगर आपका ज़कात का डिडक्टेबल अलाउंस आपका टोटल इनकम से बढ़ जाए तो टैक्सेबल इनकम को नेगेटिव में नहीं लिखना, ये डेफिनेशन में बता दिया उसने। ठीक है, टोटल इनकम अदर देन एग्जेम्प्ट लेस डिडक्टेबल अलाउंस और टैक्सेबल इनकम। ये उसने आगे डिडक्टेबल अलाउंसेस के बारे में बताया था। ज़कात क्या है, ज़कात की कुछ आपको मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी है। ये एग्जांपल्स वगैरह में भी आपको करवाऊंगा। ये वर्कर वेलफेयर फंड है, WPF है, और डिडक्टेबल अलाउंसेस फॉर एजुकेशन एक्सपेंसेस है। तो ये भी हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। अभी कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाह रहा हूँ। ये लें जी, पर्सन, मैंने आपको बताया था हमने लॉ के अंदर पर्सन जो होता है वो एक इनफरादी पर्सन नहीं होता बल्कि मल्टीपल होते हैं। तो लॉ में पर्सन किसे कहते हैं, इंडिविजुअल को। ठीक है, कंपनी और AOP, एक कंपनी को भी लॉ में टैक्स में पर्सन कहते हैं। AOP मतलब पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को भी पर्सन कहते हैं। इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म्ड ऑर्गेनाइज और एस्टेब्लिश इन पाकिस्तान और एल्सवेयर, यानी कि कंपनी और AOP पाकिस्तान में बनी हो या पाकिस्तान के अलावा किसी भी मुल्क में बनी हो, हमारी नजर में, हमारे लॉ में वो क्या कहलाएगी, पर्सन कहलाएगी। अगर यूके के अंदर एक कंपनी बनी है हम उसे भी पर्सन कहेंगे। पाकिस्तान, हाँ, शर्त ये है कि वो यूके के कंपनी लॉ के तहत बनी हो। ठीक है, पाकिस्तान में जो कंपनी बनी है वो कौन से लॉ के तहत बनती है बोला, कंपनीज एक्ट के तहत बनती है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि और पाकिस्तान और एल्सवेयर कहीं पे भी वो बनी हो तो हमारे लिए वो कंपनी पर्सन कहलाएगी। फेडरल गवर्नमेंट भी पर्सन कहलाता है लॉ की नजर में। फॉरेन गवर्नमेंट ये भी पर्सन कहलाता है। पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट और अ पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO हो गई, ठीक है, यूनेस्को हो गई, इस तरह की जो पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये भी पर्सन कहलाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि पर्सन किस किस को कहता है हमारे लॉ में। अच्छा जी, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट
ये भी थे, लेकिन अब इससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हमने हेड्स ऑफ इनकम पढ़े, हेड्स ऑफ इनकम। इन हेड्स ऑफ इनकम में हमने 5 हेड्स पढ़े। एक आ रहा है इनकम फ्रॉम, एक आ रहा सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये हमारे हेड्स ऑफ इनकम है। अच्छा, एक पर्सन है, उसकी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है और उसने रेंट पे दे दी, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी से उसको रेंट आ रहा है, तो हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लेके जाएंगे, रेंटल इनकम है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आएगी। उसी पर्सन की एक दुबई में भी फ्लैट है जो उसने रेंट पे दिया और वहां से भी रेंट आ रहा है, उसका क्या करेंगे? हाँ, अदर इनकम है, देना ही नहीं है। क्या नहीं देना? टैक्स नहीं देना उसको। क्यों? अभी तो बात आ रही है उसको कुछ करना है कि नहीं करना। आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं करना। हाँ, इसका तो मतलब ये है कि जितने भी पैसे वाले हैं वो मुल्क से बाहर इन्वेस्टमेंट करें और वहां कमाए, उन्हें पाकिस्तान का टैक्स नहीं देना पड़े। कुछ हद तक ऐसे होता है, जो पकड़े जाते हैं वो बस पकड़े जाते हैं, ठीक है। अच्छा है, कई ऐसे टैक्स फ्री जोन्स भी है ना जहां पे टैक्स अगर वहां का देना भी पड़ता है तो पाकिस्तान में देना पड़ता है 30%, उधर देना पड़ता है 10%। तो ऐसे भी तो लोग कर सकते हैं ना। और कुछ जगह होती है जो टैक्स हेवंस कहलाती हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो हिस्ट्री के अंदर कुछ साल पहले वो जो ऑफशोर कंपनीज हैं, ऑफशोर कंपनीज का यही कॉन्सेप्ट होता है कि वो ऐसे मुल्क में जाके लगाई जाती है जहां पे टैक्स कम होता है, ठीक है। और कुछ मुल्क भी ऐसे करते हैं कि वो दूसरे ममालिक को प्रमोट करते हैं कि आप अपनी इंडस्ट्री हमारे मुल्क में लगाएं, हम आपको अपने मुल्क में टैक्स की छूट देंगे, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि फिर इंडस्ट्री उनके मुल्क में शिफ्ट होती है तो उनके मुल्क के अंदर लेबर लगती है, बिजली इस्तेमाल होती है, तो उनको फायदा होता है। तो जो बड़े ग्रुप्स हैं, जो बड़े लोग हैं, और वो इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं दूसरे ममालिक के अंदर। बहरहाल बात यह है कि अगर एक पर्सन की दुबई में भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और वो भी रेंट पे है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? एक पर्सन का यूएस के अंदर भी बिजनेस है, ठीक है, यहां से ऑरेंजेस लेता है, एक्सपोर्ट करता है और वहां पे आगे बेचता है, तो वो तो वहां पे कमा रहा है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है और किस हेड में आएगा? एक बात आपने याद रखनी है, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट, ये जो 5 हेड्स इनकम है ना, ये ना फोकस करेंगे। ये जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है, एक पर्सन पाकिस्तान में कमाए या बाहर कमाए, हमने क्लासिफिकेशन इन्हीं में ही करनी है। अगर पाकिस्तान में रेंट पे दी हुई है एक बिल्डिंग अपनी, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आ रहा है, तो पाकिस्तान से बाहर भी अगर कोई अपनी बिल्डिंग रेंट पे दी है तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ही आएगी। आएगी या नहीं ये डिसाइड करेंगे, लेकिन हेड ऑफ इनकम यही यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो मुल्क से बाहर है तो उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ले जाओ, नहीं। अगर क्राइटेरिया वही है जो पाकिस्तान का क्राइटेरिया है एक इनकम को प्रॉपर्टी में डालने का, तो बेशक वो बाहर से कमाए या पाकिस्तान से कमाए, जाएगी किधर? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। शेयर्स आपने पाकिस्तानी कंपनियों के लिए हैं तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जाएंगे। शेयर्स आपने यूएस की स्टॉक एक्सचेंज पे जाके लिए हैं, वहां से कुछ कमाया, तो जाएंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में, ठीक है। तो इस लिहाज से ये जो हेड्स ऑफ इनकम है ना, इसके लिए हम पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों को कंसीडर करेंगे, ठीक है। मतलब यही हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस का हेड पाकिस्तान सोर्स इनकम का भी बन सकता है
यही हेड फॉरेन सोर्स इनकम का भी बन सकता है, यही हेड पाकिस्तान सोर्स इनकम का भी बन सकता है, और यही हेड फॉरेन सोर्स का भी बन सकता है, यही हेड पाकिस्तान का भी बन सकता है और ये फॉरेन का। तो सिर्फ इस वजह से कि प्रॉपर्टी पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर है, उसका हेड ऑफ इनकम नहीं बदल देना। तो समझाने का मकसद अभी ये है, सही है। तो इस हेड के अंदर, इन हेड्स में ये नहीं बदलेंगे, इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं बदलेगी। हाँ, इसमें एडिशन हो सकती है कि ये पाकिस्तान वाली से कमाया कि फॉरेन वाली से। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमने इस चीज को मद्देनजर रखना है, पाकिस्तान सोर्स इनकम भी है और फॉरेन सोर्स इनकम भी हो सकती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब आते हैं आपके वाले पॉइंट पे कि भाई उसकी जो फॉरेन सोर्स इनकम है उस पर टैक्स लगाना भी है कि नहीं। यही पॉइंट आ गया ना, आपने कहा जी मुल्क से बाहर है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। लॉ ऐसे नहीं सोचता, हमारा जो टैक्स का लॉ है वो ऐसे नहीं सोचता। हमारा टैक्स का लॉ ये कहता है, नींद आ रही है? उठ जाए, जिस चीज को नींद आ रही है उठ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोते रह गए तो फिर सोते रह जाएंगे। अच्छा, हमारा जो टैक्स का लॉ है, हमारा जो टैक्स का लॉ है वो ये कहता है कि अगर एक पर्सन रेजिडेंट है, क्या है, क्या है, रेजिडेंट, सिटीजन नहीं, नेशनल भी नहीं, बल्कि क्या, नेशनल कौन होता है, जिसके पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड है। सिटीजन कौन होता है, जिसके पास शहरियत है। रेजिडेंट की टर्मिनोलॉजी टैक्स में है, बस रेजिडेंट की टर्मिनोलॉजी टैक्स में है। तो अगर एक पर्सन रेजिडेंट है तो उसकी पाकिस्तान की इनकम और बाहर से कमाई हुई इनकम सारी की सारी टैक्सेबल है। इन शॉर्ट, उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल है अगर वो क्या है, रेजिडेंट है। समझ लगी? हाँ बताऊंगा, अभी इधर ही हो। एक पर्सन अगर रेजिडेंट है टैक्स की नजर में, तो उसकी पाकिस्तान से कमाई हुई इनकम और फॉरेन से कमाई हुई इनकम दोनों टैक्सेबल है। यानी कि वर्ल्ड वाइड इनकम, दुनिया में कहीं से भी कमाई हुई, पाकिस्तान की नजर में, पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक वो क्या है, टैक्सेबल है अगर वो क्या है, रेजिडेंट। ये देखें, सोर्स ऑफ इनकम, उसे इनकम कहां कहां से आ रही है, पाकिस्तान से आ रही है या बाहर से आ रही है। अगर वो रेजिडेंट है, चार्जेबल और चार्जेबल। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊंचा कर देता हूं, अब ठीक है। अगर सोर्स ऑफ इनकम देखें पाकिस्तान से है या फॉरेन से है, तो अगर वो रेजिडेंट है तो दोनों इनकम्स उसकी चार्जेबल है। ठीक है, और अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो सिर्फ पाकिस्तानी वाली चार्जेबल है और फॉरेन वाली चार्जेबल नहीं है। सही है। अगर एक बंदे का फ्लैट है दुबई में जो रेंट पे दिया है, तो अगर तो वो रेजिडेंट है तो उसका रेंट भी पाकिस्तान की लॉ के मुताबिक टैक्सेबल है, और पाकिस्तानी प्रॉपर्टी का रेंट भी पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में वो दोनों आ जाएगा। और अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो जो दुबई में उसने प्रॉपर्टी रेंट दी है तो उसका रेंट पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक टैक्सेबल है नहीं है। समझ लगी बात की? नहीं लगी समझ? चलते हैं, अभी चलते हैं, आगे चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, वो डबल टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, वो दोनों जगह देगा टैक्स, लेकिन उसकी अलाउंस है आगे। फिलहाल जो बात समझने की है वो ये है कि अगर वो पर्सन रेजिडेंट है, अगर वो पर्सन क्या है, रेजिडेंट है, तो उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल है, पाकिस्तानी भी और
फॉरेन भी। और अगर वो रेजिडेंट नहीं है तो उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हाँ ये सॉरी मैं अभी इसके ऊपर 3 सेक्शन है, मैं सारे पढ़ाने मैंने इंशाल्लाह। रेजिडेंट कौन है, अभी तो सिर्फ आपको याद रट्टा लगवा रहा हूँ, रेजिडेंट कौन है, रेजिडेंट का वर्ड का रट्टा लगवा रहा हूँ अभी आपको। रेजिडेंट कौन है, नॉन रेजिडेंट कौन है, ये तो पढ़ना है, इसके ऊपर 3 सेक्शन है हमारे, ठीक है। पढ़ाने से पहले मकसद ये है कि ये पता हो कि पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। तो भाई लग गई है समझ। कोई तकरीबन 7 स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं जो इस टाइम सो रहे हैं, जब तक वो नहीं उठेंगे मैं बोलता रहूंगा, तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग उठ जाएं। हैं क्या बोल रहा हूं मैं, अगर एक पर्सन है वो मेरे साथ रिपीट करें, अगर एक मेरे साथ करें, आगे नहीं करें, अगर एक पर्सन रेजिडेंट है तो उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम दोनों टैक्सेबल है। अगर एक पर्सन नॉन रेजिडेंट है तो उसकी सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल है पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक। बस चलो, अब आप लोग उठ गए सारे हैं, फिर अब अल्लाह ही हाफिज है उनका, अगर अभी भी सो रहे हैं। नहीं यार बताऊंगा, 3 सेक्शन है इसके ऊपर, 3 कंडीशंस हैं, अभी शुरू कर दी तो पूरी नहीं होगी। हाँ ऐसे ही कुछ करेंगे। हाँ बस कर रहा हूँ। अच्छा रेजिडेंट कहते, एक मिनट आ रहे जरा, हमने बात की रेजिडेंट पर्सन की ना, मैंने यही वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, रेजिडेंट पर्सन। तो रेजिडेंट पर्सन में अब कौन कौन आ जाएगा, इंडिविजुअल, कंपनी और एओपी। बाकी फेडरल और फॉरेन भी आते हैं, लेकिन यानी कि हमने अब ये भी याद रखना है कि रेजिडेंट पर्सन से मुराद ये है रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट कंपनी और रेजिडेंट एओपी। तो असूल इन तीनों पे सब पे एक जैसा ही है कि अगर रेजिडेंट है तो सारी इनकम टैक्सेबल वर्ल्ड वाइड, नॉन रेजिडेंट है तो सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम। तो क्राइटेरिया तीनों का फर्क है कि रेजिडेंट, एक कंपनी रेजिडेंट कब होगी, एक एओपी रेजिडेंट कब होगी, एक इंडिविजुअल रेजिडेंट कब होगा। तो ये क्राइटेरिया फर्क है। तो ये हम 1 बाय 1 करके इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। एंड दिस इज द बैकबोन जो अभी तक मैं आपको पढ़ा रहा हूं सारा, हेड्स ऑफ इनकम, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, रेजिडेंट स्टेटस। ये आपके पास अभी टाइम है, आज का, कल का, मंडे को इंशाल्लाह क्लास रिज्यूम करेंगे। इस सैटरडे को मैं क्लास नहीं रख रहा, ठीक है। नहीं अभी स्टार्ट में ही रखे, इंशाल्लाह अगले से कर लेंगे स्टार्ट। तो किताब में अभी ये 1-2 दिनों में वर्कआउट करके आपको बताया, तो मंडे से इंशाल्लाह बताया।